हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग ठीक हो ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने यूनिट डिजिट पढ़ा था। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है। और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घर पे जाके लगा के देखे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी स्टूडेंट ने अगर पूरी ईमानदारी से अगर मेरे साथ चीज़ों को रिवाइज किया है तो बिल्कुल आपको यूनिट डिजिट चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या पढ़ लिया। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ नंबर सिस्टम हम लोग क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग नंबर सिस्टम खत्म कर रहे हैं। ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हमने क्या खत्म कर लिया। एक तो सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ लिया ना। सर्च एंड इंडिसेस पढ़ लिया। फिर नंबर सिस्टम और क्या क्या है। तो दूसरा नंबर सिस्टम खुद ही है। इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है ताकि आपको सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा सकूँ, कोई चीज़ स्किप ना हो। ठीक है। तो नंबर सिस्टम हो गया। तीसरा क्या है। तीसरा हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है। चौथी चीज़ क्या पढ़ेंगे। चौथी चीज़ पढ़ेंगे एच सी एफ एल सी एम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम को बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले सर्ट सेवन डिसेस खत्म कर लिया। ठीक है। फिर नंबर सिस्टम में हमने एक छोटा सा चैप्टर उठाया था यूनिट डिजिट, उसको हमने पूरी तरीके से खत्म कर लिया। तो नंबर सिस्टम में हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यूनिट डिजिट हो गया। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसके बाद में इसमें पढ़ेंगे डिविजुअलिटी रूल पढ़ेंगे, फिर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फिर एस सी एफ वो फैक्टर पढ़ेंगे। यानी कि नंबर सिस्टम की काफ़ी क्लासेज हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम एस सी एफ एल पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम देखो इतना लेंथी टॉपिक है, तो बिल्कुल अगर 100% कवर करना है तो बिल्कुल चीज़ों में टाइम तो लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मेरे साथ पढ़ो, बाकी बाद में आपको कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो बिल्कुल मेरी क्लासेस थोड़ी लेंथी होगी, बट मैं आपको जो प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 100% चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है। एग्जाम में ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आउट ऑफ सेल्फ मतलब इन सब में से पढ़ाया हो और ना मिले। ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को खत्म कर रहे हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, आज करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा क्योंकि काफ़ी लेंथी टॉपिक है। और मैं अगर यूट्यूब पे आया हूँ तो मैंने पहले भी बोला था कि 100% चीज़ें ही मैं पढ़ाऊंगा। बेशक चीज़ें चाहे हम लोग कम कवर करेंगे, मतलब जो टाइम पीरियड मैंने दिया है उसमें, लेकिन चीज़ें 100% ही मैं आपको डिलीवर कराऊंगा। ठीक है। यूट्यूब पर आने का मेरा एक मात्र यही मकसद था कि जो भी स्टूडेंट फ्री में उसको कोई क्लासेज अवेलेबल नहीं हो रही तो मैं उसको 100% प्रोवाइड कराऊंगा। मैं तो इवन इतना भी करा रहा हूँ कि आपको इतने तो पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा जितना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। क्योंकि सारे 100% चीज़ें इधर पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल भी कराता हूँ, प्रैक्टिस भी यहीं करवा रहा हूँ, तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। बस आप लोग पेशेंस बनाए रखना और मेरे ऊपर बिलीव करना और अपनी साथ साथ चीज़ों को नोट करते जाना। मैं यकीन दिला रहा हूँ मैथ का ये जो सेशन आता है ये आपका बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ नंबर सिस्टम। ठीक है। तो बिल्कुल ये चैप्टर आपने अदर टीचर से पढ़ा होगा, बट आप मेरे पास पढ़ोगे और अदर टीचर से पढ़ोगे तो देख लेना आपको कम से कम 30% चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है। तो नंबर सिस्टम हम लोग क्या पढ़ते हैं, नंबर्स पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। वैसे बतानी चाहिए नहीं थी, बट मैं चाहता हूँ कि बेसिक चीज़ें आप करोगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है। तो नंबर्स क्या होता है, संख्याएं क्या होती है। संख्याएं वो होती है जैसे किसी चीज़ को अपने को काउंट करना है तो उसके लिए अपने को संख्याओं की जरूरत पड़ती है। किसी चीज़ की वैल्यू के लिए संख्याओं की जरूरत पड़ती है। तो ये सब संख्याएं होती है। संख्याएं होती क्या है, सब लोग जानते हैं संख्याएं 0 होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 ऐसे होती है। संख्याएं कितनी होती है, 19/21 भी संख्याएं होती है। ठीक है। 0.5 भी संख्याएं होती है, √9 भी संख्याएं होती है, 37/17/25 भी संख्याएं होती है। ये सब संख्याएं ही तो होती है। ठीक है। तो हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो दोनों पार्ट का हम लोग बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। बेसिक चीज़ें हैं आपको आनी चाहिए ताकि आपको सवाल करते टाइम कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। तो बात करूँगी नंबर्स, हिंदी में बोलते हैं संख्याएं। तो संख्याओं को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है। तो पहले तो क्या बोलते हैं, तो पहला बोल देंगे हम लोग रियल नंबर्स और दूसरे पार्ट में डिवाइड करते हैं
तो दूसरे पार्ट को क्या नाम दे देते हैं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो ये संख्याओं को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला हो जाएगा रियल नंबर्स, दूसरा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होता है, तो मैं बोलता हूँ डेफिनेशन, आप लोग नोट कर लेना कि रियल नंबर्स क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर्स क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सके, ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सके, तो वो तो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, वो सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं, अर्थात वास्तविक नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रियल नंबर की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और अब इसका उल्टा इमेजिनरी नंबर क्या हो गया, इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या हो गया, जो सिर्फ अपनी कल्पनाओं में, रियल लाइफ से कोई एग्जिस्ट नहीं है, अर्थात मैथ में कोई इसका अस्तित्व नहीं है, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, वो नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। हमारे सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर कुछ है नहीं। ठीक है, वो तो मैं आपकी जानकारी के लिए इसकी डेफिनेशन बता दूंगा, बट इसका हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या बताई, वो संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सके, वो सब संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या है। तो आप लोगों के मन में डाउट आएगा कि सर ये नंबर लाइन क्या है, तो बिल्कुल मैंने आपको नंबर लाइन डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक मैंने लाइन खींच दी, ठीक है, ये जा रही है अनंत तक जा रही है, इसका मतलब होता है कि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसे जाती जाएगी। ठीक है, और एक मैं ऐसे कर देता हूँ इधर से, ये खींच दिया, तो ये नंबर लाइन बोलते हैं इसको, इसके बीचों बीच में होता है जीरो। ठीक है, तो मैंने जीरो कर दिया। अब जीरो से अगर मैं राइट साइड की तरफ जाऊंगा तो इधर ले लेता हूँ, एक ले लूंगा, फिर दो ले लूंगा, फिर तीन ले लूंगा, फिर चार ले लूंगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अब जीरो से अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे, जीरो से छोटे वैल्यू नेगेटिव आती है, तो यहाँ पे कर दूंगा -1। मैंने अभी के लिए इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, -2 ले लूंगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, और ये कहाँ से शुरू हो रहे नंबर किसी को नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ कि नंबर -इनफाइनाइट से चालू हो रहे हैं, और ये नंबर कहाँ पे जाके खत्म हो रहे हैं हमको नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ कि ये नंबर इनफाइनाइट पे जाके खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई नंबर लाइन, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, तो देखो जीरो से अगर मैं राइट साइड पे जाऊंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जीरो से मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो ये सारी कैसी वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि पॉजिटिव नंबर्स लिख देता हूँ, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, और जीरो से अगर लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो कैसे हो गए, ये नेगेटिव नंबर्स हो गए। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि सर ये जीरो क्या है, तो जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है, जीरो के बारे में याद रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, जीरो इज ए न्यूट्रल नंबर। ठीक है, तो ये सब हो गई नंबर लाइन। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, वास्तविक संख्याओं की ऐसी संख्याएं जो नंबर लाइन पर डिनोट की जा सके, तो उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ से एक चीज मैं बताऊंगा कि दुनिया की सारी नंबर्स जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको अपन नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन जिन संख्याओं को हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं वो सब रियल नंबर्स होंगे। तो ये तो मैंने इंटीजर वैल्यू मान ली जो कि एक एक के गैप में है ना, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एक एक के गैप पे है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से पूर्णांक वैल्यू ली है अभी के लिए। ठीक है, अब बात आती है जीरो, तो जीरो भी ध्यान रखते हैं कि इंटीजर वैल्यू है, जीरो एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और पॉजिटिव भी पूर्णांक होता है और नेगेटिव भी पूर्णांक होता है। मैं बोलूँ -2 क्या है, तो -2 क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा। है तो भाई ये पूर्णांक ही है ना, तो इसको भी पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक संख्या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, तो ये तो बात आ गई भाई, पूर्णांक वैल्यू तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम पर डिनोट कर दी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब आपके मन में आएगा सर दशमलव क्या इस लाइन पे होते ही नहीं होते, बिल्कुल दशमलव होता है। जैसे सपोज करो मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख लूँ, 0.8 लिख लेता हूँ, तो क्या 0.8 को मैं इस नंबर लाइन पर डिनोट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे, मैं 0 से 1 के बीच में तो आएगा, सपोज करो यहाँ पे आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, जितनी भी दशमलव संख्या है उन सभी संख्याओं को हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। तो ये सब संख्याएं क्या हो गई, ये सब संख्याएं क्या हो गई, रियल नंबर्स हो गई। ठीक है, मैं बात करूँ फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन की बात करता हूँ, जैसे 8/5 ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.6 आ जाएगी। ठीक है, तो 1.6 का क्या मतलब हुआ कि आप लोग 1 से 2 के बीच में आएगा 1.6, तो मैं सपोज करूँ यहाँ पे 1.6 आ जाएगा। ठीक है, 1.6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16/10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूँगा तो 8/5 आ गया ना,
तो 1.6 का आएगा, 1 से 2 के बीच में आएगा। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ जितने भी फ्रैक्शन संख्याएं हैं वो सब संख्याएं भी नंबर लाइन पर डिनोट की जा सकती है। तो वो सभी संख्याएं भी क्या है, वो सभी संख्याएं रियल नंबर है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, मेरे को बतानी चाहिए नहीं थी बट मैं बता देता हूँ, ताकि अभी शुरू की 2 क्लासेस तो सिर्फ थ्योरी वाली क्लास चलेगी, फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे ना तो हम लोग बिल्कुल हाई स्पीड में करेंगे। ठीक है, और आपको बिल्कुल समझ में भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ है, जितने भी दशमलव है वो नंबर लाइन पर नोट किए जा सकते हैं, और फ्रैक्शन भी, फ्रैक्शन दशमलव बात एक ही है। ठीक है, अब ये तो मैंने ये बता दी। अभी सपोज करो आपके मन में आएगा कि सर √5, सपोज करो √5, क्या √5 को नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो अब इसको ध्यान से पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ, क्योंकि √5 की एग्जैक्ट वैल्यू तो होती ही नहीं है। तो क्या मैं √5 को नंबर लाइन पर डिनोट कर सकता हूँ क्या? तो हम देख लेते हैं कि कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, तो √5 को नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये देख रहा है। अब मैं देखूंगा यहाँ से, देखो 1 से 2 ये एक दूरी हो गई। ठीक है, और 0 से 1 ये एक दूरी हो गई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी होगी? टोटल दूरी 2 हो गई। यहाँ से यहाँ तक की टोटल 2 यूनिट दूरी हो गई। ठीक है, अब मुझे एक दूरी के बारे में पता है, तो मैं क्या करूँगा, इस 2 पे एक लंबाई की दूरी खींच लेता हूँ। सपोज करो ये 1 यूनिट हो गई। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला देता हूँ, तो ये वाला कोण कितने का बन गया? ये कोण 90 डिग्री का बन गया। ठीक है, तब यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगी। ये दूरी 2 है, ये 1 है, तो ये दूरी कितनी आएगी? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितनी आ जाएगी? ये दूरी √5 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई? √5 आ गई। ठीक है, तो अब मुझे √5 दूरी डिनोट करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ पर रखूँगा प्रकार की नोक, और √5 की लंबाई की दूरी भर के मैं क्या करूँगा, ऐसे चाप खींच दूंगा, तो ऐसे सर्कल बना दूंगा यहाँ से, तो ये सर्कल ऐसे जाता हुआ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे √5 आ जाएगा। ठीक है, तो √5 ऐसे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी इरेशनल संख्या है, जितनी भी इरेशनल संख्या है, वो सभी संख्याएं भी हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। तो वो सभी संख्याएं क्या हो गई? वो सभी संख्या रियल संख्याएं हो गई। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हो गई। ठीक है, अब मैं बात करूँ, आप बोलोगे सर √16 क्या ये रियल नंबर है या नहीं है? तो बिल्कुल √16 का मतलब क्या होगा? 4 होगा। अब देखो जितनी भी इंटीजर वैल्यू है वो सब तो नंबर लाइन पर होती है ना। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया, इन सब की जरूरत नहीं थी, बट मैंने आपको बता दिया। जिनके समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनके नहीं समझ में आ गया तो भाई ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो आपकी समझ में नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या हो गए? वो नंबर जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता हूँ। तथा सभी संख्याएं जो हम लोग जनरली यूज करते हैं वो सभी संख्याएं हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। तो वो सभी संख्याएं कैसी संख्या हो गई? रियल नंबर्स हो गई। अब बात करता हूँ इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? काल्पनिक संख्या है, अर्थात वो संख्या है जो सिर्फ कल्पनाओं में, रियल मैथ में है ही नहीं, उन सभी संख्याओं का बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा संक्षेप में विवरण ले देता हूँ। सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे √64 क्या आएगा? √64 का मतलब क्या है? क्या आप एक ऐसी संख्या पता लगा सकते हो जिसके 2 बार गुणा करो तो √64 आ जाए? √64 का भाई मीनिंग क्या है? √64 का, √64 का मतलब यही तो है कि क्या आप एक ऐसी संख्या पता लगा सकते हो जिसके 2 बार गुणा करो तो 64 आ जाए? तो बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या? 8, क्योंकि 8 गुणा 8 करूंगा तो 64 आ जाएगा। तो √64 की वैल्यू क्या निकल के आई? 8 निकल के आई। ठीक है, अब मैं बात करूँ आपसे, सपोज करो मैंने ले लिया माइनस के √64 ले लिया। ठीक है, -64 ले लिया। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये हो गया कि आप ऐसी संख्या का पता लगा सकते हो जिसके 2 बार गुणा करूँ तो -64 आ जाए। तो आप बोलोगे नहीं सर, दुनिया में ऐसी कोई संख्या बनी नहीं जिसकी अगर मैं 2 बार गुणा करूँ तो -64 आ जाए। अब आपके मन में आएगा सर -8 ले लेते हैं, तो ले लेते हैं। -8 गुणा -8 करूँगा कितना आ जाएगा? ये तो प्लस का 64 आ जाएगा ना, तो मुझे तो माइनस का 64 चाहिए ना। तो यही संख्याएं होती है इमेजिनरी नंबर। तो इन्हीं संख्याओं को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, अर्थात जो एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ हमारी कल्पनाओं में। तो इन सभी संख्याओं क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, वैसे इतना यूज है नहीं इसका, बट मैं बता देता हूँ कि इंसान ने क्या किया कि ऐसे माइनस के अंदर अगर माइनस का 1 तो इसकी वैल्यू मान लिया, कल्पना मान लिया, कोई प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं है, बट कल्पना में मान ली कि इसकी वैल्यू निकल के आती है आयोटा। पहली बार तो -1 का मतलब क्या हुआ? आप एक ऐसी संख्या का पता लगा सकते हो जिसके 2 बार गुणा करो तो माइनस का होना जाए, तो ऐसी कोई संख्या है नहीं। तो इंसान ने क्या किया, इस -1 के रूट को कल्पनाओं में मान लिया। भाई कल्पनाओं में ऐसा भी कुछ होता होगा,
तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं आयोटा। आयोटा मतलब आई का चिन्ह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयोटा, ठीक है, और इसको आई से डिनोट करते हैं। तो -1 रूट कितना आ गया, आयोटा मान लिया। तो मैं बात करूँ यहाँ से -64 का कितना, -64 का मतलब कितना हो गया, माइनस गुना 64 आ जाएगा, -1 गुना 64 आ जाएगा, 64 का वर्गमूल तो कितना आ गया, 8 आ गया, -1 का वर्गमूल कितना आ गया, आयोटा आ गया। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये सभी कल्पनाओं में आता है, ये सब इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो मैंने देखो आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया, हर चीज़ मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताई। इतना बेसिक से तो आपने 5वीं 6वीं क्लास में भी नहीं पढ़ा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हर स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। मेरा पर्पज था यहाँ से सिर्फ रियल नंबर को बताने के लिए। दुनिया की सारी संख्याएं रियल ही होती है, बस इमेजिनरी नंबर ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो एग्जाम में जो भी आएंगे सब रियल नंबर से आएंगे, ठीक है। रियल नंबर्स में क्या क्या पढ़े हम लोगों ने, इंटीजर वैल्यू पढ़ी, फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी, इरेशनल संख्याएं पढ़ी, रैशनल संख्याएं पढ़ी, नेगेटिव पढ़ी, जीरो पढ़ा, ये सब रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगला कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब तक मैं पानी पी लेता हूँ आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये मैंने आपको रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया। उम्मीद करता हूँ हर स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। भाई मजा आ रहा है ना पढ़ने में, इतना बेसिक से पढ़ा है कहीं। तो मैं यकीन दिला रहा हूँ नंबर सिस्टम चैप्टर आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। बस मेरे साथ डटे रहना, मैं गारंटी देता हूँ ऐसे कैसे कोई सा पेपर नहीं होगा जिसमें आप इसके क्वेश्चन स्किप कर दोगे, ठीक है। पेशेंस बनाए रखना, चीज़ें थोड़ी सी लेंथी जाएंगी, बट एक बार पढ़ लिया तो लाइफ में कभी इन फ्यूचर आपको किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर की क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रियल नंबर्स का वर्गीकरण, रियल नंबर्स, ठीक है। तो अभी अभी मैंने डेफिनेशन बताई, रियल नंबर्स क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सके, वो सभी नंबर क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, तो वास्तविक संख्या होंगे। अब रियल नंबर्स को हम यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या होगा, मैं आप लिख देता हूँ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं, मैं लिख देता हूँ परिमेय संख्याएं, ठीक है। और दूसरे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम लोग इसको किसमें, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर से हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो ये रियल नंबर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। तो आप लोगों ने 6ठी 7वीं में पढ़ा होगा रैशनल नंबर क्या होता है, वही डेफिनेशन लगेगी। तो रैशनल नंबर क्या होता है, मतलब परिमेय संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सके। क्या, ऐसी संख्याएं जिनको, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सके, उन सभी संख्याओं क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सके, P/Q है क्यों, क्या है यहाँ से, अर्थात हंस बटे हर, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनको भिन्न फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सके या हंस बटे हर के रूप में लिखा जा सके, उन सभी संख्याओं क्या बोलते हैं, उन सभी संख्याओं को रैशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो P/Q क्या हो गया, यहाँ से हंस और हर हो गए। जहाँ याद ध्यान रखना, ये जो PQ है ना, ये PQ इंटीजर होने चाहिए भाई, PQ इंटीजर होने चाहिए। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सके, या ऐसी संख्याएं जिनको हंस बटे हर फॉर्म में लिखा जा सके। यहाँ पे हंस और हर क्या होंगे, वो एक इंटीजर वैल्यू होंगे, यहाँ पे ये इंटीजर वैल्यू होंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इरेशनल नंबर क्या होंगे, बिल्कुल इसका उल्टा होगा। जो नंबर रैशनल नहीं है वो सभी नंबर इरेशनल की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी, वो संख्या है जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। क्या होगा यहाँ से डेफिनेशन, वो संख्या है जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, तो वो सारे नंबर क्या होगा, इरेशनल की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो वो सभी नंबर क्या होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको डेफिनेशन दे दी। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं जीरो लेता हूँ, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है। आप बताओ, आप देखो इस परिभाषा में
फिट करके देखो तो हम पाओगे कि ऐसे जीरो जो है ना एक रैशनल नंबर है। कैसे भाई, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, वो नंबर जिनको अंश बटे हर फॉर्म में लिखा जा सके। तो मैं जीरो को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0/1 लिख सकता हूँ ना, 0/1 लिखूंगा तो बिल्कुल, तो यहाँ पे जीरो इंटीजर होगा, एक भी इंटीजर होगा, तो आंसर और बिल्कुल इंटीजर आ गए ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो मैं ऐसे जीरो के बारे में एक चीज और बता देता हूँ कि अगर आप जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो एन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आप जीरो को जीरो के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे ना तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी जीरो। ठीक है, एक कंसेप्ट ये होगा जीरो का। अगर आप किसी भी संख्या में जीरो से भाग दोगे तो ये वैल्यू गणित में होती है अनडिफाइंड, तो ऐसी कोई चीज गणित में होती ही नहीं है। ठीक है, और आप जीरो को अगर जीरो से भाग दोगे तो ये चीज भी गणित में होती ही नहीं है, अतः नॉट एग्जिस्ट इन मैथमेटिक्स, तो ये अनडिफाइंड होती है। तो ध्यान रखना, आप जीरो को जीरो के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे ना तो हमेशा जीरो ही आएगी वैल्यू, और आप किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करोगे ना तो गणित में अनडिफाइंड होती है, और जीरो को जीरो से डिवाइड करोगे तो ये चीज़ भी अनडिफाइंड होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखा हम लोगों ने कि जीरो एक रैशनल नंबर है। कैसे भाई, जीरो को 0/1 तो लिख सकता हूँ ना मैं, तो वैल्यू कितनी आएगी जीरो, तो जीरो भी एक इंटीजर है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई। तो 0/1 अंश बटा हर फॉर्म में आ गई, तो जीरो क्या होगा, जीरो भी एक इंटीजर वैल्यू, वो रैशनल संख्या कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अगला एक, बिल्कुल एक भी रैशनल नंबर है। कैसे भाई, एक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/8, P/Q फॉर्म होनी चाहिए बस इतना ही, और दोनों P/Q फॉर्म आंसर आ रहा है दोनों इंटीजर होने चाहिए, बस यही रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। ऐसे यहाँ 5 लिख सकते हो, 11 लिख सकते हो। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, जितनी भी इंटीजर वैल्यू है, जितने भी इंटीजर वैल्यू है वो सभी रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। हम अगला एग्जाम्पल पूछ लेता हूँ कि -13 रैशनल नंबर है या नहीं है, बिल्कुल रैशनल नंबर है। कैसे भाई, -13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, -13/1, भाई माइनस भी तो इंटीजर होता है, तो देखो आंसर इसको P/Q फॉर्म में भी लिख लिया, अर्थात आंसर बटे आर फॉर्म में लिख दिया, और ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो -13 कैसे आ गया, -13 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, मैं बात करता हूँ यहाँ से 19/7, ये तो होगा ही होगा भाई, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, ठीक है, यहाँ से 19/7 भी रैशनल नंबर हुआ है। मैं बोलूँ 53/60, तो जितनी भी फ्रैक्शन होती है वो सभी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, सपोज करो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, √9 ले लिया, तो क्या √9 एक रैशनल नंबर है क्या, तो √9 का मतलब क्या होगा, √9 मतलब 3 होगा, तो बिल्कुल इसको ऐसे भी लिखता हूँ 3/1, तो √9 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर कैटेगरी में आ गए। अर्थात जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो सभी रैशनल वैल्यूज होती है, रैशनल संख्याएं होती है। ठीक है, तो ये हो गए। अब मैं बात करता हूँ कि 0.5, कि 0.5 भी रैशनल नंबर है क्या, बस रैशनल नंबर में यही देखना है कि रैशनल नंबर वही होंगे जिसको अंश बटे हर में लिखा जा सके, अर्थात फ्रैक्शन में लिखा जा सके, जहाँ पे अंश और हर दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो 0.5 का मतलब कितना हो गया, 5/10, यानी कि 1/2 हो गया। तो देखो इसको P/Q फॉर्म में लिख दिया, एक भी इंटीजर है और दो भी इंटीजर, तो 0.5 क्या हो गया, 0.5 भी एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूँ आगे, मैं ये लेता हूँ सपोज करो 0.251। ठीक है, क्या ये भी रैशनल नंबर है क्या, बिल्कुल रैशनल नंबर हो जाएगा। कैसे, इसको भाई मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 3 जीरो आ जाएगी ना, तो बिल्कुल इसको ऐसे लिखता हूँ, तो देखो ये भी P/Q फॉर्म में लिखा जा सका लिख सकते हैं। तो ये नंबर भी क्या होगा, ये नंबर भी एक रैशनल नंबर होगा, अर्थात परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तब तक आप लोग ये नोट कर लीजिए, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं ये डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। ठीक है, बचपन में भी आपने इतना बेसिक से नहीं पढ़ा होगा जितना आप मेरे पास पढ़ोगे। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं 22/7, हाँ ये भी ध्यान रखना भाई, 22/7, 22/7 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल P/Q फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, जब 22 में इंटीजर है, 7 में इंटीजर है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं आपसे पूछूं 0.5555 इनफाइनाइट तक जा रहा है,
क्या ये भी एक रैशनल नंबर है क्या? बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। क्यों? इसकी वैल्यू निकल के आती है 5/9। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको मैंने 5/9 कैसे लिखा। जब हम लोग इसका एक अलग से चैप्टर है रिकरिंग डेसिमल नाम से, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/9 कैसे आई। अभी के लिए आप ध्यान रखना कि 0.555 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा ना, तो ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू 5/9 आती है। आप अपनी कॉपी में करके देख लीजिए, 5 को 9 से डिवाइड करना, यही चीज़ निकल के आएगी 0.5555, यही चीज़ निकल के आएगी। ठीक है, तो ये होगा। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं बात करूँ 0.717171 ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो क्या भी एक रैशनल संख्या है? जी हाँ, ये भी सब रैशनल संख्या है। मैं इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकता हूँ? 0.71 बार। 0.71 बार का मतलब क्या होगा? बार का मतलब ये 71 बार बार आएगा, अर्थात दशमलव के बाद में 71 71 71 करके चलता जाएगा। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊँ तो क्या निकल के आएगी? 71, और जितने डिजिट के बाद ऊपर बार है उतने 9 से बाहर दे दूंगा, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 71/99। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, इन दोनों को भी P/Q फॉर्म में लिख सकता हूँ ना मैं, अंश/f फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये नंबर भी क्या आएगा? ये नंबर यहाँ से रैशनल संख्या आएगा। अतः मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ जितनी भी संख्याएं अगर दशमलव के बाद में सेम पैटर्न को रिपीट कर रही है, वो सभी संख्याएं रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो दशमलव के बाद में 5 को पैटर्न करना है ना, अतः एक ही संख्या को पैटर्न करना है। और ये देखो दशमलव के बाद में 71 को एक ही नंबर को रिपीट कर रहे हैं, तो जितनी भी दशमलव के बाद की सारी संख्याएं जो एक ही पैटर्न को रिपीट करें वो सभी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगी, क्योंकि उनको अब P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ढेर सारे आपको एग्जांपल दिए, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी परिमेय नंबर क्या है। अब मैं बात करता हूँ इरेशनल नंबर, मतलब वो नंबर जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकता, वो सारे नंबर इरेशनल की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ √3, तो √3 की वैल्यू क्या निकल के आती है? तो √3 का मतलब क्या हुआ? क्या आप एक ऐसी संख्या का पता लगा सकते हो जिसके 2 बार गुणा करो तो 3 आ जाए? दुनिया में ऐसी कोई संख्या होती नहीं है। तो √3 एक तरीके से क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि इरेशनल की डेफिनेशन क्या होती है? वो संख्या जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम देखो √3 की एग्जैक्ट वैल्यू तो होती ही नहीं है, तो जब √3 की एग्जैक्ट वैल्यू होती ही नहीं है तो मैं इसको फ्रैक्शन में बना ही नहीं सकता। तो ये संख्या क्या होगी? ये संख्या इरेशनल नंबर होगी। हाँ, इसकी अप्रोक्स वैल्यू हम लोगों को पता है, अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है? 1.732। ठीक है, ये होती है। बट √3 का एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता ही नहीं है। अब जब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है तो मैं इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा? अगर मैं इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकता तो ये क्या हो गई? ये अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, मैं बात करता हूँ ऐसे √5 की भी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। जब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते। जैसे कि सपोज करूँ मैंने लिख लिया 0.35, ठीक है, तो मैं इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसको तो मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। कैसे? 35/100 लिख सकता हूँ ना भाई, ये वैल्यू तो बिल्कुल फिक्स है ना, एग्जैक्ट है ना, 0.35 को 35/100 लिख सकता हूँ। अब √5 की तो वैल्यू कुछ है, एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है, अतः √5 की एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है। इसकी अप्रोक्स वैल्यू पता है मेरे को, 2.24 होती है। ठीक है, ऐसे 2.236 होती है, ऐसे चलता जाता है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो पता ही नहीं है मेरे को, तो मैं इसको अंश/हर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? तो √5 कैसे होगा? √5 एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं बात करूँ √11 हो गया, √67 हो गया, √79 हो गया, तो ये सभी नंबर क्या आ गए? ये सभी नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि इनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब मैं बात करूँ √512, तो √512 ये किस प्रकार का नंबर है? तो मैं देखूंगा √512। सबसे पहले √512 का क्या मतलब होगा? कि आप ऐसी संख्या का पता लगा सकते हो जिनके 3 बार गुणा करो तो 512 आ जाए। बिल्कुल 8 होती है, तो √512 की वैल्यू कितनी होगी? 8। तो 8 तो क्या है? 8 तो एक रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि 8 को 8/1 P/Q फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ से ही कि √100, तो √100 कौन सा नंबर है? तो √100 का मतलब क्या होगा? कि आप एक ऐसी संख्या का नहीं, क्यूब रूट ऑफ 100, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 100 है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया। तो क्यूब रूट ऑफ 100 का मतलब क्या हुआ? कि आप ऐसी संख्या का पता लगा सकते हो जिसके 3 बार गुणा करो तो 100 आ जाए। तो दुनिया में ऐसी कोई संख्या होती नहीं है, तो मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं सकता, इसकी ऑलवेज अप्रॉक्स वैल्यू निकालूंगा। तो क्यूब रूट ऑफ 100 क्या आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 100 क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से परिभाषा क्या निकल गई? तो इरेशनल नंबर वो होंगे जिनकी हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। जब इनकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी नहीं तो इनको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो ये सभी नंबर इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है।
हाँ, इस यहाँ से मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, पाई। पाई क्या है? पाई क्या है बताओ? पाई क्या है? पाई रैशनल नंबर कैटेगरी में आएगा, इरेशनल नंबर कैटेगरी में आएगा? बताओ, दिमाग लगाओ। आप लोगों ने पाई का खूब नाम सुना होगा, गणित में सभी कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने पाई के बारे में ना सुना हो या ना इसके बारे में कुछ स्टडी ना की हो। तो क्या पाई एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? मेरा सवाल आपसे ये है, ठीक है? तो बताओ मुझे पाई क्या है? तो पाई एक इरेशनल नंबर है, मतलब पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? तो क्योंकि पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, दुनिया में पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, ठीक है? तो मैं एक बार पाई को एक बार यहाँ पे अलग से डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। क्या पाई की वैल्यू 22/7 होती है क्या? ये बताओ, पाई की वैल्यू 22/7 होती है क्या? नहीं होती। पाई की वैल्यू कभी भी 22/7 नहीं होती, ये ध्यान रखना, अपने दिमाग में नोट कर लेना कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई की अप्रोक्स वैल्यू हम लोग लेते हैं 22/7, अप्रोक्स लगभग वैल्यू लेते हैं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं 22/7। वो तो हम लोग क्या करते हैं, अपने सवालों को कैलकुलेशन कब करने के लिए, सवालों को जल्दी सोल्व करने के लिए पाई की हम लोग अप्रोक्स वैल्यू मान लेते हैं 22/7। वैसे पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू दुनिया में अभी तक कोई पता लगा ही नहीं सका, ठीक है? तो इसको अप्रोक्स में 3.14 भी बोल देते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पाई की जो वैल्यू है ना, 3.1416 ऐसे चलती जा रही है। अब तक दशमलव के बाद में 5 लाख डिजिट तक, पाई एक मैजिकल नंबर है, तो दशमलव के बाद 5 लाख डिजिट तक इसकी खोज कर ली, बट अभी तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू किसी ने पता ही नहीं किया है। जब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ही पता नहीं है तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे भाई? तो पाई क्या हो गया? पाई एक इरेशनल नंबर हो गया, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की वैल्यू अप्रोक्स 22/7 लेते हैं, ताकि हमारे क्वेश्चन के कैलकुलेशन के लिए पाई की अप्रोक्स वैल्यू 22/7 लेते हैं। वैसे पाई की अभी तक किसी ने एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात ही नहीं की, ठीक है? तो पाई क्या होगा? पाई एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। बस 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। भाई देखो, इतना डिटेल में तो आज तक आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा, इसी वजह से मैं बोलता हूँ आप किसी भी अदर टीचर के पास पढ़ के आए, मेरे पास पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको 30% चीज़ें बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है? आउट ऑफ सिलेबस हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होगी, ठीक है? तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिएगा, चीज़ें काफ़ी नई नई देखने को मिलेंगी, ठीक है? बट ऐसा गणित पढ़ा दूंगा कि लाइफ में कभी भी आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? हर एग्जाम आपका क्लियर होगा। ऐसा कोई सा पेपर नहीं होगा जिसमें मैथ आता हो और आपने मेरे से पूरा 100% पढ़ा हो और बिल्कुल ईमानदारी से कवर किया हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ एसएससी का कोई सा भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें आप मैथ के क्वेश्चन स्किप कर दो, ठीक है? अब अगला हम लोग पढ़ लेते हैं डेसिमल नंबर्स, ठीक है? मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, डेसिमल नंबर्स। हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं क्या होती है? वो संख्याएं जो इंटीजर नहीं होती, उन सभी संख्याओं को बोलते हैं दशमलव संख्याएं बोलता है। तो यहाँ से मैं डेसिमल नंबर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है? तीनों पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? वैसे मैं इसको आगे भी, जब इसका तो एक अलग से टॉपिक है, आगे और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट अभी इसकी जरूरत पड़ी तो हम लोग इसका एक संक्षेप में विवरण देख लेते हैं, ठीक है? तो डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? दशमलव संख्या है। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? पहले क्या होगा, सॉरी, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है? इसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, नाम से ही क्लियर है, ऐसे दशमलव जो थोड़ी दूरी तक चले, तो उस दशमलव क्या बोलते हैं? शांत दशमलव बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 0.8 ले लिया, तो देखो दशमलव के बाद में यहाँ से ये बोल रहा था ऐसे दशमलव के बाद में लिमिटेड संख्याएं हो, तो ये सब क्या होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा ही। अर्थात तो थोड़ी दूरी चलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी? 8/10, तो इसको कैसे लिखता हूँ? 4/5 लिख सकता हूँ, ठीक है?
और एग्जाम्पल लेता हूँ 0.65, तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया, अतः शांत दशमलव। नाम से क्लियर है कि जो दशमलव थोड़ी दूरी तक चले अतः दशमलव के बाद में लिमिटेड संख्या रहे तो वो क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 65 लिख सकता हूँ। ठीक है, अगला बात करता हूँ 0.3734 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखो दशमलव के बाद में लिमिटेड संख्या आ रही है ना, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कर सकता हूँ, 37/34 कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया शांत दशमलव। तब ऐसे दशमलव जो कम ही दूरी तक चले शांत हो जाते हैं, ठीक है, तो वो शांत दशमलव कहलाते हैं। अब सेकंड की बात कर लेता हूँ और थर्ड इधर आ जाएगा। तो सेकंड क्या देख लेता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। दूसरा देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, हिंदी में बोलते हैं शांत नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया ना, अशांत हो गया ना, अशांत रिपीटिंग का क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति आ जाएगा ना, अशांत, इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो शायद इंग्लिश में याद रहते हैं ना, तो उनको हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, इसको हिंदी में ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ, अशांत दशमलव, और पुनरावृत्ति जो बार बार एक ही चीज की रिपीट करे। जैसे कि मैं एग्जांपल के बताता हूँ आपको, नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि मैंने ले लिया 0.7777 डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये क्या है, तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल हो गया है ना। ठीक है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात ये दशमलव देखो कभी खत्म नहीं हो रही, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, बट रिपीटिंग है, देखो दशमलव के बाद में एक ही नंबर का बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसी दशमलव जो कभी खत्म ना हो, तो क्या, बट रिपीटिंग, तो ऐसी दशमलव जो दशमलव के बाद में सेम चीज को रिपीट करे, सेम पैटर्न रिपीट करे, सेम संख्या रिपीट करे। तो मैं देखूँ दशमलव के बाद 7 आ रहा है, तो 7 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, सबसे पहले इसको शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं 0.7 के ऊपर बार लिख देंगे। इसका मतलब होगा 0.7 बार, 7 बार का मतलब होगा 7777 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आती है, क्या आती है, 7/9। ठीक है, तो ये क्या हो गया एग्जाम्पल, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अब देखो 7/9, तो ये कैसी संख्या हो गई, ये एक रैशनल संख्या हो गई, तो इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं ना भाई, इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और दोनों देखो p और q इंटीजर है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल अर्थात अशांत पुनरावृत्ति दशमलव हमेशा परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये भी देखो हम इनको भी बिल्कुल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो दुनिया की सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कैसे हुई, परिमेय संख्या हो गई, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल भी क्या हो गई, ये भी परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि हम लोग इनको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं बात करूँ यहाँ से इन दोनों की, तो ये कैसी संख्या हो गई, ये संख्या हो गई मैं राइट पैन से लिख देता हूँ, तो ये सभी संख्या होगी रैशनल नंबर्स, क्योंकि इनको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, हम अब तीसरे पार्ट की बात कर लेता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव, इसको हिंदी में बोलते हैं, ध्यान रखना अशांत पुनरावृत्ति अर्थात दशमलव के बाद में एक ही पैटर्न का रिवाइज करें। मैं और एग्जांपल बता देता हूँ, मैं लिखूँ 0.73737373 ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, ये कैसे लिखता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग, देखो दशमलव के बाद में इनफाइनाइट तक आ रहे हैं वैल्यूज, रिपीटिंग डेसिमल, देखो दशमलव के बाद में एक ही नंबर का बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0.73 के बाद बार का मतलब क्या होगा, 73 बार बार आएगा। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 73/9, 99। तो देखो ये कैसे एग्जाम्पल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल का। ठीक है, अब बात करता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, जो कभी खत्म ना हो, अगर अशांत हो गया,
बट नॉन रिपीटिंग, अर्थात जो दशमलव के बाद में कोई भी नंबर को रिपीट ना करे, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अर्थात अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया 0.3 7 5 2 1 9, ऐसे डॉट डॉट डिफाइन होता जा रहा है, अर्थात कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, अर्थात कोई सी भी संख्या मुंह उठा के कुछ भी आ रही है, तो मैं इन संख्याओं को क्या बोल रहा हूँ, कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात दशमलव कभी भी खत्म नहीं हो रहा, तो इसको तो बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो आगे क्या है, बट नॉट रिपीटिंग, भाई दशमलव के बाद में देखो कोई सी भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, अर्थात कुछ भी उठा के कुछ भी आ रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा कि इरेशनल वैल्यूज होती है, इरेशनल संख्याएं होती है। क्यों, तो देखो इनको हम लोग P/Q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, और ना तो कोई सेम पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं, ना कोई 7 दशमलव है, दशमलव के बाद कुछ भी निकलता जा रहा है, तो आप लोग को P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगी, तो इनको बोलते हैं हम लोग इरेशनल संख्याएं। भाई इरेशनल की डेफिनेशन होती है जिनको P/Q फॉर्म में लिख सके। अब क्या आप इस संख्या को क्या आंसर बटे आर लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू बना नहीं सकते इसकी, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं सकते अब उसकी, तो ये क्या हो गई, ये सभी संख्याएं हो गई। खाना मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो अगर कोई दिक्कत हो तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत तेज सर्दी लग रही है। ठीक है, ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या हुए, ये सभी इरेशनल नंबर होता है, ये सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज देखा आपने कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल सब रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम लोग इनको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि हम इनको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो देखो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया डेसिमल नंबर के बारे में। बाद में जब हम लोग, और हाँ, इन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को एक शॉर्टकट का नाम और देते हैं रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिकरिंग डेसिमल, तो ये तो पूरा चैप्टर ही है भाई रिकरिंग डेसिमल के नाम से। तो ठीक है, वहाँ पे मैं आपको बिल्कुल डिटेल बताऊंगा, जब सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन करेंगे ना, वहाँ मैं आपको बिल्कुल डेसिमल को और डिटेल बताऊंगा। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसको और शॉर्टकट नाम देते हैं नॉन रिकरिंग नंबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ होगा। बस यहाँ से मेरे को बताने की एक ही पर्पज था कि ये दोनों तो रैशनल नंबर कैटेगरी में आएंगे और ये इरेशनल नंबर कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इतना बेसिक थे तो आपने अपनी 7-8 क्लास में भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तब तक आप नोट कर लीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप नोट कर लिया होगा। ध्यान रखना, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल को ही हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मजा आ रहा है ना, इतना बेसिक किया है कभी आपने कही, बेसिक इतना कि आपको बोर लगना लगे, और हाई इतना कि आप लोग अभी तक क्वेश्चन देखे नहीं होंगे। ठीक है, इसी वजह से बोलता हूँ 100% चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये अभी ये चीजें आपको ऐसे लग रही होंगी सर क्या पढ़ा रहे हैं, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, जब देखना इन जो थ्योरी करा रहा हूँ इसकी कितनी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, इसलिए जो बता रहा हूँ बिल्कुल आपके एग्जाम के रेलेवेंट, बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें एकदम यूजफुल है। ठीक है, जब मैं सवाल कराऊंगा ना तब देखना बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ठीक है, इस वजह से मैं इतनी सारी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए थी, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगला बात करते हैं इंटीजर्स की, पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर्स पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, अभी अभी डिस्कस की 1 2 3 4 5, 0 2 3 4 5, -15 -14, ये सभी क्या होते हैं इंटीजर्स, अर्थात जिसमें दशमलव नहीं आए तो सभी संख्या क्या होगी, वो सभी इंटीजर्स हो गई, अर्थात दशमलव संख्याएं हो गई। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, अर्थात सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो जिनको हम लोग P/Q फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, तो वो परिमेय संख्या हो गई। यहाँ पे ध्यान रखना कि वेयर Q बराबर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, क्योंकि इनको भी हम P/Q फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, वेयर ध्यान रखना जहाँ पे Q बराबर 1 होना चाहिए,
भाई क्यू बराबर 1 होगा तभी तो ये चीज इंटीजर निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये बता दें कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। मैं बात करता हूँ इसको क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, पहला पार्ट लिख देता हूँ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। दूसरा लिख देता हूँ मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, कैपिटल लिख देते हैं इसको, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो मैं इंटीजर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो बात करता हूँ नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। वो संख्याएं जो 0 से छोटी होती है और इंटीजर होती है, तो वो सभी संख्याएं क्या हो गई, वो सभी संख्याएं नेगेटिव इंटीजर्स हो गई, ठीक है। मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, -1 ले लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया, डॉट 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 डॉट, ये माइनस के इनफाइनाइट तक चलेगा ना। तो ये सभी क्या आ गए, ये नेगेटिव इंटीजर्स आ गए, अर्थात वो इंटीजर जो 0 से छोटे होते हैं वो सभी नेगेटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। भाई नेगेटिव इंटीजर को छोड़कर, अर्थात इन सभी को छोड़कर जो बचे वो सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इन नंबर्स के अलावा, ध्यान रखना इंटीजर्स के लेना है मुझे, तो इन नंबर के अलावा जो नंबर बचे वो सब नॉन नेगेटिव इंटीजर कैटेगरी में आ जाएंगे। तो मैं देखूंगा यहाँ से क्या क्या बचा, यहाँ से बचा 0 बचा, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, ऐसे डॉट 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 ये चलता जाएगा। तो ये नंबर्स क्या हो गए, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर आ गए। भाई मैंने बोला था 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो 0 ये सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर आ गए। 0 भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो यहाँ 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलेगा। तो ये सभी नंबर क्या आ गए, ये सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से लेकर 0 से लेकर ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो इन संख्याओं को बेसिकली एक नाम दे दिया, ठीक है, इस टर्म को नाम दे दिया, क्या बोल रहे हैं, इन सभी वैल्यूज को संक्षेप में बोल देते हैं होल नंबर। पढ़ा भी होगा आपने होल नंबर्स, ठीक है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर 0 से चालू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो वो सभी नंबर्स को हम शॉर्ट में बोलते हैं होल नंबर्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं क्या हो गई, वो नंबर जो 0 से शुरू होते हैं और 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाते हैं, तो वो सभी नंबर क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही क्या है, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं सपोज करूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर से अगर मैं 0 को हटा दूँ तो क्या क्या बचेगा ऐसे, तो यही तो बचेगा ऐसे, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, डॉट 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 ये बचेगा ना। तो इस सेट को बोलते हैं हम लोग, पढ़ा भी होगा आपने, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में से मैंने 0 को हटा दिया, तो बच्चे क्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। तो इस सेट को शॉर्ट करके क्या बोलते हैं, इस सेट का नाम दे दिया नेचुरल नंबर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, आपने पढ़ा होगा। तो अब ध्यान से देखो, ये प्राकृतिक संख्या होते हैं जो 1 से चालू होते हैं और इंटीजर होते हैं, 1 2 3 4 5। आप ध्यान से देखो ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है क्या भाई, ये सभी पॉजिटिव है और इंटीजर है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं यहाँ से एक चीज ही बोल सकता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ही तो नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या हो गए, वो नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव यानी कि जो प्लस होता है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक होते हैं, दशमलव नहीं होते। तो ध्यान रखना नेचुरल नंबर क्या होंगे, जो 1 2 3 4 5 जो 1 से चालू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, 1 2 3 4 5। और अगर मैं नेचुरल नंबर में 0 भी काउंट कर लूँ तो क्या बन जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, 0 आता है होल नंबर। तो 0 को होल नंबर बोलते हैं, 0 को नेचुरल नंबर नहीं बोलते। ये ध्यान रखना, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे 1 से, ठीक है, और होल नंबर शुरुआत होंगे 0 से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वो नंबर वो होंगे जो 0 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है। दोनों ध्यान रखना इंटीजर नंबर होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को यहाँ से मैं एक बात और बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर संख्या ही क्या होती है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है।
और लास्ट देख लेते हैं आज की क्लास का, ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, नेचुरल नंबर्स। अभी अभी मैंने आपको बता दिया नेचुरल नंबर की डेफिनेशन दे दी कि नेचुरल नंबर क्या होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं, अतः वो नंबर जो 1 2 3 अतः 1 से चालू होते हैं और इंटीजर होते हैं, तो वो सभी संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अर्थात पॉजिटिव इंटीजर संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो हम बात करूंगे यहाँ से नेचुरल नंबर्स के क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो मैं नेचुरल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों पार्ट में आपको डिटेल बता देता हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं इवन नंबर्स। यहाँ से नेचुरल नंबर को मैं ये भी बोल सकता हूँ भाई, पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। इसको ये मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं, ठीक है, और ऑड नंबर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। ध्यान रखना मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। नेचुरल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल नंबर को ही 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इवन नंबर्स में और ऑड नंबर्स में, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ इवन नंबर्स क्या होता है, सम संख्याएं क्या होती है। वो संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, अर्थात वो संख्याएं जो 2 से विभाज्य है, अर्थात वो संख्याएं जिनमें अगर मैं 2 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो वो सारी संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं होती है। अर्थात वो संख्याएं जिसमें 2 शामिल होता है, जिसमें 2 छुपा हुआ होता है, ये वो सभी संख्याएं जो 2 से मल्टीपल होती है, तो उन सभी संख्या को क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं, जो 2 से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करता हूँ, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सभी संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है ना, तो ये सभी संख्या क्या हो गई, इवन नंबर। 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए इवन नंबर्स, ठीक है। तो मैं इवन नंबर्स को 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। सारे इवन नंबर को मैं 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अच्छा, के क्या है, के क्या है, के एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। के एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट जाते हैं। तो के की वैल्यू आप कुछ भी रखे देख लीजिए, 2 के में के की वैल्यू आप 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी रखे देख लीजिए, वो सारे नंबर क्या आएंगे, वो सारे नंबर इवन नंबर होंगे। अर्थात मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ, ऐसे नंबर जिसमें 2 की गुणा कर दो ना, तो वो नंबर क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ऑड नंबर्स की। तो वो संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, अर्थात वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, तो उन सबसे संख्याओं को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूँ, एक भाई 1 2 से विभाज्य क्या है, ये तो 0.5 आएगा ना, तो एक पूरा पूरा 2 से विभाज्य नहीं हो रहा, तो एक क्या हो गया, ऑड। तो एक हो गया विषम संख्याएं। बात करो 3 की, 5 की, 7 की, 15 की, 19 की, तो ये सभी संख्याएं क्या है, ये सभी ऑड नंबर्स होते हैं। अर्थात वो संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होती, उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। विषम संख्याओं को हम लोग 2 के +-1 फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं। जहाँ के क्या होगा, के लेंगे हमेशा नेचुरल नंबर लेंगे, क्योंकि मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ ना, तो के इज ए नेचुरल नंबर। तो अब आप यहाँ पे कुछ भी रख के देख लीजिए, जैसे कि सपोज करो मैं 7 लेता हूँ, 7 का मतलब कितना हो गया, 2 × 3 + 1 हो गया। 5 ले लेता हूँ मैं, कितना आएगा, 2 × 3 -1। तो देखो यही तो फॉर्म निकल के आ रही है। तो जितने भी ऑड नंबर है उन सबको मैं 2 के +-1 फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। जहाँ के क्या है, के इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये मैंने आपको इवन और ऑड की डेफिनेशन बता दी, ठीक है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर आपने 0 को क्यों नहीं लिया। देखो 0 ना यहाँ पे है ना 0 यहाँ पे है, तो 0 को क्यों नहीं लिया, तो हम लोग 0 के भी बारे में बता देता हूँ। तो कॉन्ट्रोवर्सी है 0 को लेकर, जो बेसिक मैथ होती है उसमें तो 0 को न्यूट्रल नंबर कहा गया, अर्थात 0 ना तो समय ना विषम है। लेकिन जैसे ही मैथ एडवांस होती जा रही है, तो वहां पे ध्यान रखना, मॉडर्न मैथ में 0 को अब क्या मान लिया गया कि 0 को एक इवन नंबर मान लिया गया है, ठीक है। क्यों मान लिया गया है, मैं उसका छोटा सा कंसेप्ट रीजन बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने 5वीं 6वीं में जो मैथ पढ़ी होगी, उसमें 0 को एक न्यूट्रल नंबर माना था, ठीक है। अब जैसे जैसे मैथ अपडेट हो रही है, मैथ एडवांस होती जा रही है, तो हम लोग अब की आज की तारीख में 0 को हम लोग इवन नंबर मानते हैं, ठीक है। तो मैं उसका रीजन बता देता हूँ क्यों मानते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा भाई, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब बात आती है कि 0 क्या है, ठीक है। तो मॉडर्न मैथ में, आज की मैथ में 0 को हम लोग इवन नंबर मानते हैं, ठीक है। क्यों मानते हैं उसका पीछे का रीजन बता देता हूँ। कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं।
मैं ऐसे ऑड और इवन के रूल बताता हूँ कि ऑड और इवन के रूल क्या होते हैं। जैसे सपोज करो मैं किसी ऑड नंबर में अगर मैं ऑड नंबर ही जोड़ूं तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिजल्ट इवन नंबर आएगा ना, यहाँ से रिजल्ट इवन नंबर आएगा। ठीक है, अगर मैं किसी ऑड नंबर में अगर इवन नंबर जोड़ूं तो यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा, और यहाँ से ऑड नंबर में अगर इवन नंबर जोड़ूं तो रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, अगर मैं सपोज करो इवन नंबर में अगर इवन नंबर जोड़ूं तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, इवन ही आएगा। कैसे, देखो ऑड नंबर 5 एक ऑड नंबर होता है, अगर मैं उसमें ऑड ही जोड़ दूँ 7 भी एक ऑड नंबर होता है, रिजल्ट कितना आता है 12। 12 क्या है, जो कि इवन नंबर है, क्योंकि दो का मल्टीप्लाई तो है, दो इसके अंदर छुपा है, तो ये इवन नंबर होगा। अब मैं बात करूँ ऑड की, ऑड ले लिया मैंने 11, इवन ले लिया मैंने 2 ले लिया, तो रिजल्ट कितना है 13। तो 13 क्या है, 13 का ऑड नंबर है, ऑड आ गया। अब मैं बात करूँ इवन प्लस इवन, इवन होता है कैसे, मैं ले लेता हूँ 12 और 8 लेता हूँ, तो 12 8 का रिजल्ट कितना होगा 20 आ गया। तो 20 क्या है, 20 एक इवन नंबर है। ठीक है, मैं बात करता हूँ अगर किसी भी ऑड नंबर की अगर मैं इवन नंबर में गुणा करूँ तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इवन ही आएगा ना भाई। इवन का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब 2, जिसमें 2 छुपा होता है वो इवन नंबर है। अगर 2 की मैं किसी भी नंबर में गुणा करूंगा तो वो संख्या 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जितनी भी 2 की मल्टीप्लाई होती है वो सभी संख्या क्या होती है, वो सभी इवन नंबर होता है। ठीक है, अगर मैं ऑड में गुणा करूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑड आएगा। ऑड का मतलब क्या होगा, जिसमें 2 ना हो, मतलब 2 का एब्सेंस, ऑड नंबर हो गया। जब ऑड गुणा ऑड करूंगा तो यहाँ भी अगर 2 की 2 अनुपस्थित है तो यहाँ भी 2 अनुपस्थित रहेगा, तो ऑड गुणा ऑड क्या आएगा, ऑड ही आएगा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ऑड बोल लेता हूँ 9 ले लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ 7, तो 63 क्या आएगा, 63 भी एक ऑड नंबर आ गया। तो ऑड गुणा ऑड क्या होता है, ऑड ही होता है। अब मैं बात करूँ यहाँ से, ठीक है, इवन गुणा इवन क्या आएगा, ये तो इवन ही आएगा ना भाई। इसका मतलब 2 होगा, इवन का मतलब 2 का गुणा, 2 की मैं किसी भी नंबर में गुणा करूंगा तो वो संख्या इवन संख्या हो जाएगी। जितनी भी 2 की मल्टीप्लाई होती है वो सभी इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑड और इवन के रूल हो गए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जीरो को। तो जीरो को हम लोग क्या मानते हैं, सम संख्या मानते हैं आज ही गणित में। तो मैंने जीरो को सम संख्या मान लिया भाई, जीरो इज एन इवन नंबर। भाई जीरो एक सम संख्या है, आज ही गणित मानते हैं। कैसे, क्योंकि जीरो जो है ना, इन सभी रूल्स को इस रूल को और इस रूल को जीरो बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। कैसे, सबसे पहले इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, इवन नंबर क्या होता है, वो सभी नंबर जो 2 से कंप्लीट डिविजल हो जाते हैं वो सभी नंबर क्या होते हैं, वो सभी नंबर इवन नंबर होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ जीरो, अगर जीरो को मैं 2 से भाग दूँ तो पूरा पूरा भाग चल जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। अर्थात जीरो को 2 से भाग दो तो जीरो बाहर जाएगा, तो ये देखो बिल्कुल भाग चला गया। मैंने बताया था जीरो को किसी भी नंबर से भाग दोगे तो रिजल्ट जीरो ही आएगा। तो देखो ये पहली परिभाषा को तो सेटिस्फाई कर दिया जीरो ने। अब मैं देखूंगा इन रूल्स के अकॉर्डिंग, तो आप इनमें भी रख के देख लीजिए, जीरो बिल्कुल इन सभी रूल्स को सेटिस्फाई करता है। कैसे, जैसे मैंने मान लिया कि जीरो को मैंने इवन नंबर मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो जीरो को मैंने इवन नंबर माना है, इवन की जगह क्या लिखता हूँ, जीरो लिखता हूँ, और ऑड में लिख देता हूँ 7। तो रिजल्ट कितना आया यहाँ से, रिजल्ट आया 7, जो कि क्या है, ऑड नंबर आया। ठीक है, क्योंकि ऑड प्लस इवन करूंगा तो ऑड ही आएगा। देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं बात करूँ, मैंने जीरो के इवन नंबर मांगा है, इस इवन की जगह जीरो रख दिया, फिर इवन नंबर एक इवन नंबर लेता हूँ 12, तो रिजल्ट कितना आएगा 12। तो 12 क्या है, 12 भी इवन नंबर ही है। तो देखो जीरो इन सभी रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, और जीरो जो मेन डेफिनेशन है ना उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जीरो क्या हो गया, जीरो इवन नंबर हो गया। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया। बेसिक मैथ में तो अब तक आप लोगों ने 5वीं 6वीं में पढ़ा होगा, तो जीरो के बारे में कुछ नहीं बोला गया था। बट मॉडर्न गणित में जीरो को क्या मानते हैं, जीरो को एक इवन नंबर मानते हैं। क्यों मानते हैं, उसका पीछे का मैंने आपको रीजन बता दिया, डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, क्योंकि जीरो इन सभी रूल्स को, इन सभी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, इस वजह से जीरो क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। बिल्कुल बेसिक क्लास थी, कल और चलेगी बेसिक क्लास, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इन सब चीज़ों को रिवाइज करके आओगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय एवरीवन।